इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे पूरी तरह से डूब के अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तमाम टीचर्स हैं, शिक्षाविद हैं, कोचिंग के संचालक हैं, वो सब भी पूरी ताकत से पूरा तरह से केंद्रित होकर बच्चों के बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर रिजल्ट के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इन व्यस्तताओं के बीच में हमने दो बड़ी हस्तियों को, शहर के दो बड़े चेहरों को मंच पर आमंत्रित किया है और विषय ये है कि बीच एग्जाम में कहीं कोई त्रुटि ना हो, बच्चे सावधानी रखें और बेहतर से बेहतर करते जाएं। इन विषयों पर हम इन दो हस्तियों से बात करेंगे। मैथ मैजिक एक बड़ा पहचाना हुआ नाम है, नवप्रीत अरोरा जी, आपका बहुत स्वागत है। एक और बड़े शैक्षणिक संस्थान शिखर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विशाल जी, आपका बहुत स्वागत है। कई बड़ी उपलब्धियां को अपने खाते में लेने के बाद बच्चों के भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। आपसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हम सीधे विषय पर आते हैं। इस समय एग्जाम चल रहा है और बच्चों को किस तरह की एहतियात रखने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो सर कहूँगा कि जब बच्चे एग्ज़ाम्स को लेकर जैसे परेशान होते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि हड़बड़ी में गलतियाँ बहुत होती हैं और परेशानी और आगे ना बढ़े तो उसके लिए हमें जितने सिलेबस या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, या जिस चैप्टर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक की पॉइंट्स हमें नोट तैयार करना है, जिसको हम रोड मैप बोल सकते हैं अपने लेवल पे, जिससे वो अपने सारे पॉइंट्स को अडॉप्ट कर पाए जितनी आपकी कैपेसिटी है। फिर आप वर्ड फॉर्मेशंस पे जाकर उसे अपने जैसे भी आपको लगता है पैराग्राफ फॉर्म पे जितना लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन वो पूरा पैराग्राफ लर्न करना या उसे समझने से बेटर कि आप की पॉइंट्स को ध्यान रखें। जैसे हम लोग इंग्लिश में नोट मेकिंग वगैरह समझते हैं, ये की पॉइंट्स ही होते हैं। तो पहला तो मैं यही कहूँगा कि यार सबसे पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही आराम से हमें पेपर सॉल्व करना चाहिए। उसकी तैयारी है जो है उसके लिए आपको अपने की नोट्स तैयार करना चाहिए, जिस वो याद करके और फिर आप अपने खुद के ऑनवर्ड्स में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला तो मैं यही कहूँगा। आपको भी लगता है सर कि बच्चे बहुत रिलैक्स रहे हैं? तो सर रिलैक्स तो मतलब वही है कि कैटेगराइज कर सकते हैं हम बच्चों को। कुछ बच्चे हैं वो पूरा साल मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे हैं वो आखिरी समय का इंतजार करते हैं कि आखिरी में पढ़ेंगे, तो वो थोड़े रिलैक्स रहते हैं। बाकी जो पूरा साल मेहनत करने वाले हैं वो तो करते ही हैं, तो वो इतने रिलैक्स नहीं है। तो उन सभी बच्चों के लिए तो मैं ये बोलता हूँ कि उन्होंने मेहनत कर ली, अब थोड़ा सा पार्टिसिपेशन पेरेंट्स का और टीचर्स का है, क्योंकि पेरेंट्स उनके ऊपर अगर प्रेशर नहीं बनाते हैं, दबाव नहीं बनाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा बेटर कर लेते हैं। मतलब वो होता है कि बच्चा आपको दिख रहा है रोज टेस्ट दे रहा है, 100 में से 90-95 स्कोर कर रहा है, तो आपको उसको जाके बस मोटिवेट करना है। आपको ये कुछ पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है, उन्हें अगर तेरे पूरे 100 नहीं आए तो फिर देखना, तो फिर वो बच्चा वहाँ पे एग्जाम में डरेगा, तो हमें उसको डर भगाना है। तो वो वाले बच्चों के लिए तो आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा पेरेंट्स को। और ये वाले जो बच्चे जो पूरा साल रिलैक्स है, तो सर की बात बिल्कुल सही है कि उनके की पॉइंट्स चेक करना चाहिए और वो की पॉइंट से ही रिवाइज करें। वहां पर पेरेंट्स को प्रेशर बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। पेरेंट्स की भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा। किस तरह से इनको ट्रीट करना चाहिए बच्चों को इस दौर? जैसे कि सर ने बताया है कि मतलब प्रेशर जो है वो सही जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम गलत जगह पे प्रेशर देते हैं तो वो बच्चों का नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ना, कि हम अपनी एनर्जी जो पूरी बच्चा लगा रहा है तो सही जगह लगाए। अदरवाइज वो अलग ही फ्रस्ट्रेशन में है कि यार मुझे मार्क्स लाना है, अदरवाइज मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा या मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, पेरेंट्स मुझे डांटने वाले हैं। उसकी जगह अगर हम उसे थोड़ा मोटिवेट करके सही जगह पे प्रेशराइज करेंगे, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर देंगे और उससे सही तरह से गाइडेंस करेंगे, बेटा आराम से प्रॉपर वर्कआउट कर, तो शायद वो अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैपेबल हो सकता है। और हर एक बच्चा इतना कैपेबल है आज की डेट में, बस उसे एक सही गाइडेंस की नीड है। तो टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपना काम जो है वो सही समय का सदुपयोग करें, सबसे इम्पोर्टेंट। सर जैसे सर ने बताया कि एक दो कैटेगरी है, एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल तैयारी करते हैं, आपके पास ऐसे बच्चे भी पहुंचते हैं जी। कुछ बच्चे ऐसे जो इमीडिएट एकदम जागरूक होते हैं और अब करना है तैयारी जी हाँ। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि वो कैसे, अब चूंकि करना तो है, फेस तो सामने आ गया है तो इनको कैसे आप ट्रीट करते हैं?
उसके लिए हम कहना चाहेंगे इससे कि काफ़ी सारे स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है सीबीएसई वाले और स्टेट बोर्ड वाले एक अपना ब्लूप्रिंट देते हैं। तो अगर आप वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर हाईएस्ट स्कोर वाले जो चैप्टर्स हैं उसे अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। सर अभी एक आर्टिकल एक अखबार में पढ़ रहा था 2-1 दिन पहले कि बच्चे परीक्षा के समय या पेपर जब सॉल्व करते हैं तो एक पैटर्न उसमें बताया जा रहा था किस तरह करना चाहिए। वो आपने भी कोई ऐसा प्लान बच्चों को आप बताते हैं क्या? सर वो पूरा कुछ बुक्स ही आती हैं डायरेक्टली, मतलब मैं तो वही रिकमेंड करता हूँ। एक ऑल इन वन आती है, उसवाल आती है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि आपका जैसे 5 मार्क क्वेश्चन है तो उसके अंदर बता के रखा है कि हर स्टेप की कितनी मार्किंग है। तो हम भी बच्चों के साथ वैसे ही करते हैं। हम जब क्लास के अंदर उनको आंसर्स लिखवाते हैं तो उनको बताते हैं कि स्टेप वाइज कितने मार्क्स आएंगे। तो उसमें ऐसा होता है कि वही जो सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे हैं हमारे, हम उनको बोलते हैं एटलीस्ट तुम्हारे फॉर्मूले मतलब आखिरी तक नहीं भी आ पाए तो आप अप्लाई क्या करना है, फॉर्मूले क्या करना है, तो बेसिक चीजें भी लिखेंगे तो आपके 5 में से 2-2.5 नंबर आते जाएंगे तो आप धीरे धीरे स्कोर करते जाएंगे। और जो टॉपर्स हैं उनके साथ में हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो आखिरी के आधे नंबर को भी ना छोड़े। तो इसके लिए हमें वो पैटर्न फॉलो करना पड़ता है कि जो सीबीएसई भी फॉलो करवा के देता है, ये बुक्स के अंदर भी रहता है कि आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कौन से वाले पॉइंट के कितने मार्क्स है। जैसे आंसर का हाफ नंबर है, फॉर्मूला लिखने का हाफ नंबर है, एप्लीकेशन कितने मार्क्स का है। तो मोस्टली क्या होता है बच्चे कैलकुलेशन इसे रफ में कर देते हैं, बट उसका भी एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है कि आप उसको शो कीजिए कि आपने सारी स्टेप्स क्या परफॉर्म करे। तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हुए करवाते हैं और बच्चों को भी वैसे ही करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जाम के अंदर ही 5 मार्क का है तो कितना लिखना है, 3 मार्क में अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो कितना लिखना है। नहीं तो मोस्टली बच्चे उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो 3 मार्क्स वाले में 2-3 पेज भर देते हैं। तो वो चीज का ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, बच्चों को भी। अभी एकदम परीक्षाएं तो चल ही रही हैं, इस समय पर किस तरह की चीजें आपके सामने आती हैं, बच्चे किस तरह के सवाल करते हैं कि सर सबसे जैसे सर ने कहा है बच्चे सबसे हार्डली कंफ्यूज इसी में होते हैं कि हमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर जो है वो लिखना क्या है और उसके लिए हमें गाइड करना बहुत जरूरी होता है और हम करते भी हैं, बहुत सही बात है। अब उसमें प्रॉब्लम बच्चों को एक और आती है जो अभी हम लोग आजकल फेस कर रहे हैं कि सब मैसी हो जाता है कि यार हाँ हमारे चैप्टर सर ये यहाँ होगा वहाँ होगा, ये चैप्टर में उस क्वेश्चन में क्या लिखना है क्या लिखना है। सबसे बेटर है कि बच्चों को ना एक ही पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस एकेडमिक में कि यार आपके पास एक चैप्टर है, उस चैप्टर का मान लिया एक नाम है, हम लोगों ने मान लिया एक फिजिक्स है, ग्रेविटेशन चैप्टर है। तो आपके जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ग्रेविटेशन से ही आने वाले हैं, उसमें कोई और चैप्टर नहीं आने वाला है। तो हमें वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही सारे जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने की पॉइंट्स है उसी रिलेटेड हमें आंसर्स उसकी कंप्लीटली करना चाहिए। अब वो बच्चा सही डायरेक्शन में अगर लिख लेता है तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और वो बच्चा सच में उसको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। अब वो राइटिंग अगर स्किल्स बहुत अच्छी इंप्रूव है तो जो टाइम का प्रॉब्लम जो जाता है वो प्रॉब्लम भी उसके साथ नहीं होने वाला है कि यार मुझे 2 आवर्स में अगर पेपर कंप्लीट करना है अगर 70 मार्क्स 80 मार्क्स का तो 2 आवर्स में या 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर ले ताकि वो 3 आवर्स में तो इजीली कर ही पाएंगे, ताकि उन्हें सोचने का समय मिल जाएगा। तो अगर इतनी कैपेसिटी के साथ अगर वो करते हैं थोड़ा सा तो बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम उनके साथ जरूर आता है। ये टाइम से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है सर मेरा, कुछ बच्चों की आदत होती है वो लेट नाइट तैयारी करने में जुटे रहते हैं, कुछ बच्चे सुबह उठ के और फिर अपनी तैयारी करते हैं, इसको आप क्या बेटर मानते हैं दोनों? सर मैंने जहाँ तक देखा है ये हमेशा बच्चों पे छोड़ देना चाहिए। मतलब ये तो वही कहानी हो गई कि हमारे पास एक योद्धा है जिससे युद्ध लड़वाना है, तो हमारे पास में सब कुछ उससे नहीं करवाया जाता। खाना बनाने वाले को खाना बनाना है, बाकी उनकी तैयारी करवाने वालों को उनकी तैयारी करनी है, उनको युद्ध जो लड़ना है वो उसे पता है कि मुझे सुबह कैसे युद्ध लड़ना है। तो मोस्टली मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि भैया ये रात के 3 बजे तक पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं और 8 बजे आपको एक्टिवली फिर से एग्जाम दे रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो पढ़ने दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को उनके ऊपर छोड़ दें, यदि प्रेशर करेंगे तो हो सकता है। सर वो सबका अपना अपना है, कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4-5 बजे, ये नेचर है, नेचर है वो सर, उसको कुछ नहीं कर सकते। वो तो हम और आपका भी नेचर है। हाँ। अगर आप और हम बात करें कि हमें कब काम करना है तो कभी कोई काम ऐसा भी होता है जिसको मैं सोचता हूँ कि रात को 11 बजे बाद शांति से करूंगा, कोई काम ऐसा होता है जो मुझे लगता है नहीं सुबह उठ के ही ये काम को करूंगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वैसे ही बच्चों ने क्या कर रखा है, अपने सब्जेक्ट्स पकड़ रखे हैं कि रात को शांति रहेगी, मैं मैथ्स 1 घंटा सॉल्व करूंगा, कोई नहीं आएगा। सुबह जल्दी उठूंगा, केमिस्ट्री याद कर लूंगा तो तब मेरा दिमाग फ्रेश रहेगा, मुझे जल्दी याद हो जाएगा।
तो बच्चे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर देते हैं, वो रात का सब्जेक्ट है, वो सुबह का है, बट वो अगेन बच्चों पे ज़्यादा चॉइस होना चाहिए। क्योंकि आपके पास, आप दोनों के पास कई सारे बच्चे पहुंच रहे हैं और इस समय मुझे लगता है जो बच्चों का जो प्रेशर, वही प्रेशर आपके ऊपर भी है। बिल्कुल ऐसा। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है या बीमार भी हो जाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आप सुझाव देते रहते हैं कि आप बच्चों को ध्यान रखिए, बिल्कुल सर, हम तबीयत उसके मत लिए कहते बिगाड़िए। हैं। जैसे कि अभी जो ये पर्टिकुलर एग्जाम वाला सेशन रहता है, इसमें मतलब सबसे देखा जाए तो वेदर बहुत अच्छा से चेंज हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि बेटा हाइड्रेट रहो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, और एक हेल्दी फूड लेना बहुत जरूरी है। और साथ में सर, जैसे कि अभी आपने जो टाइमिंग की बात की, तो उसमें एक और मैं कहना चाहूंगा कि ये इन सब के साथ ना बच्चों को एक और चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऑनेस्ट रहें। कि सपोज कि आपने अगर रात को टाइम चूज किया है, तो उस टाइमिंग पे आप गैजेट्स के साथ अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो आप कोई भी टाइम पे पढ़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आप ऑनेस्ट रहें अपने खुद के लिए कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर टाइमिंग में पढ़ना है तो कंप्लीट करें। बस खाली अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली। सर एक और मेरा प्रश्न ये, कई सारे बच्चों को हम देखते हैं कभी वो टैबलेट या मोबाइल से पढ़ाई करना है, इसको आप ठीक मानते हैं क्या? सर वो ऐसा है कि आज की स्थिति की तो ज़रूरत है। जैसे अगर हम बुक्स लेने भी जाते हैं तो आप कितनी ही बुक्स लेंगे। जैसे अगर हम पब्लिकेशंस की बात करते हैं तो हम हमारी कोचिंग के अंदर कम से कम 4-5 पब्लिकेशंस के PDF देते हैं। फिर हम हमारे खुद के नोट्स जो रहते हैं वो भी हम बुकलेट्स हैं, तो बच्चा फुल टाइम बुकलेट के साथ में नहीं घूम सकता, हर चैप्टर की तो लेके नहीं घूमेगा, तो वो टैब ले लेते हैं, उसके अंदर टैब में सब कुछ PDF फॉर्मेट में होता है, तो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। बस उसमें ये है कि पेरेंट्स जो एक चीज़ कहते हैं कि सर हमने इनको अपनी एक स्पेस दे रखी है, वो मैं कहता हूँ कि 12th के बाद दे दीजिए, 12th तक मत दीजिए। 12th तक उसमें पासवर्ड मत लगाने दीजिए ताकि वो गैजेट का सही इस्तेमाल हो। वो गलत इस्तेमाल होगा तो फिर तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी YouTube के ऊपर भी वीडियोस देखने पड़ते हैं बच्चों को, बेसिक कोई भी टॉपिक भी है तो सभी टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है कि रात को 12 बजे 1 बजे पढ़ना है बच्चे को। तो बस वो पेरेंट्स अगर थोड़ा सा चेक रखें तो गैजेट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। और वो सेहत के लिए जो आप पूछ रहे थे, तो हमने एक नियम बना रखा है सर। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है हमारी हर क्लास के, तो हम सुबह उठते हैं सभी टीचर्स बच्चे सब, हमारा रोज का रूटीन है गुड मॉर्निंग बोलने का। तो मैं उठूंगा जैसे 6-6:30 बजे, मैं उस पर गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर रोज लिखता हूँ 15 मिनट मेडिटेशन करना है, 15 मिनट एक्सरसाइज करना है। मुझे पता है सब फॉलो नहीं करेंगे, बट 4 ने कर लिया, 6 ने कर लिया, तो दूसरे दिन कोई 4 कोई 6 कर लेंगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है सर। मेंटल स्टेट भी कंट्रोल में रहती है और फिजिकली फिट रहेंगे तो ये सर्दी जुकाम छोटी बीमारियां भी नहीं होती। इससे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं बच्चे इस समय, सर्दी हो रही है, हाँ। पीपा रहा अरे है। सर ये सुबह 15 मिनट की रनिंग कर ली ना और 15 मिनट एक्सरसाइज कर लिया, 10-15 मिनट का मेडिटेशन कर लिया, तो ये सब फितूर अपने आप ही उड़ जाते हैं। सर्दी नहीं होती, जुकाम नहीं होते। मतलब मुझे 2 साल हो गए, मैंने 2 साल से एक भी छुट्टी बीमारी की नहीं ली। मेरा सर दर्द, बुखार, सर्दी एक भी छुट्टी नहीं ली। क्या बात। आप दोनों ही एक बड़े चेहरे हैं शिक्षा जगत के। यदि हम इस पूरी बातचीत का उपसंहार निकालें तो एक इस विषय पर एक बच्चों को संदेश सर आपकी तरफ से कि वो एग्जाम में किस तरह से ध्यान रखें और कैसे तैयारी। सर मैं यही कहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग सब जो पूरा अगर हम कंक्लूजन अगर निकाल रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट का, अपने की नोट्स रेडी करने का, और सही आंसर्स लिखने का हैबिट होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसमें आपको आंसर्स कितना लिखना है, और आपके आंसर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। और स्पेशली मैं एक और सबसे बात कहूँगा कि जहाँ हम मैथ्स की बात करते हैं या हम लोग साइंस की बात करते हैं, तो बच्चे एक और कंफ्यूज होते हैं कि सर एग्जाम हॉल में बैठ के हम लोग क्या सोचेंगे और क्या देखेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपना आंसर ऐसे लिखिए कि जैसे सामने वाले टीचर्स जो आपकी कॉपी चेक करने वाले उनको कुछ नहीं आता। दैट मीन्स आप उसको इतना एक्सप्लेन कर दीजिए कि उन्हें सारी चीजें वहीं मिल जाए, ताकि आपके मार्क्स कटिंग का जो ऑप्शन रहता है वो उन्हें कभी ना मिले। आप इतना उसको एक्सप्लेन कर दीजिए उसी वक्त। ये मैं जरूर कहूँगा उनसे। एक संदेश आपकी तरफ से। सर मेरा स्टूडेंट से सबसे पहला संदेश यही है कि पहले अपनी एक चैप्टर्स की लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें वो चैप्टर्स लिखिए कि कौन से चैप्टर सबसे अच्छे आते हैं, जिनके अंदर नॉलेज है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, और कुछ चैप्टर्स है जो बिल्कुल नहीं आते। अब अगर आपके पेपर में टाइम है तो सबसे पहले तो आप वो चैप्टर्स पे हमला कीजिए जो नहीं आते, ताकि आप शुरू में उनको कवर कर लें, आखिरी में उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। और अगर आपका पेपर 2-4 दिन के बाद ही है तो जो पहले आते हैं उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और फिर सेकेंड नंबर पे उन पे जाइए जो थोड़े बहुत आते हैं। सेकेंडली
डरने वाली एक कहानी है जो हर बच्चे को लगता है कि मेरा क्या होगा, तो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। आपके पेरेंट्स उसके बाद भी आपको खाना खिलाएंगे, उसके पेरेंट्स उसके बाद भी आपसे प्यार करेंगे। तो पेपर के नंबर जो है वो आपके बेहतर भविष्य के लिए, तो उसके लिए आपको एक्साइटेड होना चाहिए एग्जाम के लिए, ना कि डरना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा जीवन बदल रहा है, अच्छा कर रहा है। बहुत धन्यवाद। हम IAS टीम भी इसी उद्देश्य के साथ इस कैंपेन को हमने शुरू किया था कि परीक्षा से घबराए नहीं विद्यार्थी। आप दोनों ही हस्तियों ने यही संदेश बच्चों को दिया है। तमाम बच्चे इस साक्षात्कार के माध्यम से इन दो बड़े सर की एक जो संदेश हैं, जो सुझाव हैं, उनको अमल में लाइए और बेहतर रिजल्ट के लिए आगे बढ़िए। आप दोनों ही शिक्षाविदों का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।